हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर इन इन्फॉर्मा। दिस इज प्रोनोय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था 2022 को 5 अप्रैल वाला जो सेकंड शिफ्ट था, उसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दूसरा पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी 30 क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपका टेक्निकल का था 110, ठीक है। तो 30 ऑलरेडी हो चुका है, बाकी जितना होता है आज वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग पुराना जो वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट 1 नहीं देखे है, तो आप लोग ये आई बटन पे क्लिक करके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, या तो जो थंबनेल आपको दिखा रहा है वो थंबनेल आपको ढूंढ के भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय ऑफिशियल, वो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन में आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। इसमें से कौन सा ब्रिज आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है। ऑप्शन है डी शॉर्टी, शेयरिंग, मैक्सवेल एंड विंस ब्रिज। तो इसमें से आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव हो जाता है विंस ब्रिज। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, देखिए विंस ब्रिज जो होता है आप लोगों को शायद एग्जाम हॉल में ऐसा भी हो सकता है किसी कैंडिडेट को कि याद नहीं रहता, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि विंस ब्रिज क्या मेजर करता है। तो सिंपल देखिए ऐसे, मतलब हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं 2πf, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि WIENS, तो वो विंस का पहला जो लेटर है वो W है, तो W इक्वल टू 2πf। ये ऐसे विंस ब्रिज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव डिवाइस है। ये आप लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव जो आपका ब्रिज है आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर का गलत है। सीधा सीधी ये बात है, इनकरेक्ट। एग्जाम टाइम में ये प्रॉब्लम होता है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब जब देखते हैं ना तो आप लोग लगता है कि नॉट करेक्ट मतलब करेक्ट बोल रहे हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर गलत मार के आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। सिंपल चीज़ है वो, ज़्यादा मतलब क्या बोले, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बोथ द कॉइल्स आर एयर कोर, इट कैन बी यूज ओनली फॉर AC सर्किट, एयर फिक्स एंड डैम्पिंग इज यूज, द प्रेशर कॉइल इज मूविंग कॉइल। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में हम लोग एयर फिक्स एंड डैम्पिंग यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर आपका AC DC दोनों पे काम करता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट यूज्ड ओनली फॉर AC सर्किट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये आपका मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर विल ऑलवेज बी, ठीक है। क्या होता है, बिटवीन 0 एंड यूनिटी, नेगेटिव, 0 या तो ग्रेटर देन यूनिटी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है आपका ऑलवेज पावर प्लांट का ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या है डेफिनेशन, वो भी आपका क्वेश्चन में आ जाता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर है क्या आपका सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन होल सिस्टम, या तो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, ऐसे भी आपका लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है DC मोटर का। तो देखिए क्या है, फील्ड कंट्रोल ये है, रियोस्टैटिक कंट्रोल, जैसे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग आता है, या तो डायनामिक ब्रेकिंग, फिर आपका प्लगिंग, फिर आपका आ जाता है रीजनरेटिव, ठीक है। तीसरा है स्लिप पावर रिकवरी कंट्रोल, DC मोटर में स्लिप कहाँ से आया। चौथा है वोल्टेज कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर आता है, जैसे वाट लियोनेट सिस्टम आता है, फिर आपका मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया, स्लिप पावर रिकवरी कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेमी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए ये जो लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि क्या होता है आपका डायरेक्ट होता है, फिर सेमी डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, सेमी इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा है सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में होता है आपका 90% लाइट आपका सीलिंग में चल जाता है और 10% डाउनवर्ड नीचे आता है। तो सेमी इनडायरेक्ट में होता है 60 to 90% आपका अपवर्ड जाता है एंड 10 to 40% आपका यहाँ पर डाउनवर्ड में आता है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में 90% नीचे आता है, 10% सीलिंग में जाता है, और सेमी डायरेक्ट में क्या होता है 60 to 90% नीचे आता है एंड 10 to 40% ऊपर जाता है अपवर्ड, ठीक है। ये हो गया, आप लोग सुन लीजिए। नेक्स्ट है आपका, ये हम बार बार बता चुके हैं इसीलिए हम बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट, मतलब एल इक्विवेलेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको, ईजी है,
ऐसा कोई सिंपल हम लोग कर देंगे। एल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे देख लीजिए। देखिए यहाँ से करेंगे तो ये तीनों आपका सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है ऐड, तो 20 और 10 कितना होगा 30 और 12 42 से फिर 42 अगर होगा उसके साथ 7 हेनरी क्या है आपका पैरेलल में, तो 7 और 42 अगर पैरेलल करेंगे तो क्या करेंगे 7 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 7 इट मीन्स 49, तो 7 7 से 49, 7 6 जा 40, तो 6 हेनरी आ गया। ठीक है, तो 6 हेनरी आ गया, तो ये आपका 4 हेनरी है, फिर यहाँ पर एक तो 6 हेनरी लगेगा, उसके बाद 8, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये आपका 4 हेनरी हो गया, फिर 6 यहाँ पर लगेगा, फिर ये हो गया आपका 8, तो 4 ये 8 ये 6, तो तीनों सीरीज में है, तो ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6 4 10 10 8 18, तो 18 हेनरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना सिंपल आपका दिया था, रब कर दे रहे क्योंकि यहाँ पर कुछ काम आएगा फिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोग देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर बीजेटी हैविंग अल्फा इक्वल्स टू 0.99। देखिए ये जो बीजेटी का इंपॉर्टेंट फार्मूला एक छोटा सा वीडियो में शायद 8 से 10 मिनट के अंदर एक वीडियो है, मेरा मिनी सीरीज एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होता है, एमसीक्यू एग्जाम के लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अल्फा का वैल्यू दिया है, बीटा आपको पूछा है, तो क्या आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है 0.99 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.99, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा 99। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए ये आप डिटेल्स में ज़्यादा नहीं कि बीटा का वैल्यू, बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा का क्या होता है, गामा का क्या होता है, उसमें सब वीडियो में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन ए सिंगल फेज डीसी ड्राइव द पावर मॉड्यूलेटर विल बी, सिंगल फेज डीसी ड्राइव में पावर मॉड्यूलेटर क्या होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर या तो इन्वर्टर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर आपका यहाँ पर होता है कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक चीज़ हम बताए थे कि पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, वो जो पावर आता है पावर को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है फ्रॉम सोर्स से मोशन तक। ठीक है, मतलब सोर्स कहाँ से आ रहा है वहाँ से कहाँ तक देना है, वहाँ पर आपका कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है। तो ये आपका काम हो गया यहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ जा रहा है ये वाला, नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइंड द करंट आई इन द गिवन सर्किट। ये जो आपका सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि आई को फाइंड कीजिए। तो देखिए हम सिंपल आप लोग ओहम लॉ भी लगा के फाइंड कर सकते हैं, या तो आपका अगर लग रहा है कि ओहम लॉ में अगर कोई साइन का दिक्कत होगा तो सिंपल आप लोग केबल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से अगर मान लेते कि घुस रहा है तो क्या होगा आपका -3, फिर यहाँ होगा आपका +4i, फिर होगा +5, फिर यहाँ पर आ जा रहा है +6i, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा 4 और 6 हो गए 10i, और ये आपका होगा +2 इक्वल्स टू 0। तो 10i बराबर क्या होगा आपका -2, तो i बराबर क्या होगा 0.2 एम्पियर, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, सिंपल एकदम सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल। तो देखिए हर एक जगह से क्वेश्चन आया है, ऐसे की बात नहीं है कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के चल जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, पूरा लगभग कवर किया है। वो जो आपका SSCGI का जो सिलेबस था लगभग वही था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज, इसमें से कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है ऑयल फील्ड केबल का। तो देखिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हायर टेम्परेचर रेंज, तीसरा है लो कॉस्ट, ऑयल फील्ड केबल का लो कॉस्ट नहीं होता, वो हाई कॉस्ट होता है। ठीक है, और फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ वॉइड एंड आयोनाइजेशन आर एवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लो कॉस्ट। ये आपका क्या है, नॉट ए वैलिड एडवांटेज। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट लैंप गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस एट डैश टेम्परेचर। तो फ्लोरोसेंट लैंप मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस कितना टेम्परेचर पे देता है, ये आपका देखिए इल्यूमिनेशन करिएगा पढ़िएगा तो इसमें से आपको पता चलेगा। तो 20 to 25, 75 to 80, 95 to 100, 0 से 5। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैग्नेटिक सर्किट द रेशियो ऑफ एमएमएफ टू रिलक्टेंस इज नोन एज। तो मैग्नेटिक सर्किट में रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है आपका एमएमएफ और रिलक्टेंस का। तो एमएमएफ और रिलक्टेंस का रेशियो क्या होता है आपका, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस एस।
ठीक है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स। तो इस टाइप का ऐसे आपका क्वेश्चन भी आया था एसएससी जेई में भी, शायद 2018 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया था। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पर दिया है, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए सीजीएस सिस्टम द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक्सप्रेस किया जाता है किससे? स्टोक्स से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है? तो ऑप्शन क्या है? माइका, मैंगानीन, सिलिकॉन एंड जार्मेनियम। तो यहाँ पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका होता है मैंगानीन का। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीसी शांट मोटर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया है इसमें से डीसी शांट मोटर का कौन सा गलत है? ठीक है, ऑप्शन है द टॉर्क आर्मेचर करंट इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ड्रूपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, टॉर्क इज जीरो फॉर जीरो आर्मेचर करंट। तीसरा होता है इट इज नॉट सुटेबल फॉर हेवी ड्यूटी स्टार्टिंग, ये तो ट्रू है। और चौथा क्या है? द टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नहीं, टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट नहीं होता है शांट मोटर में। शांट मोटर में आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है शांट मोटर में, या तो स्क्वायर होता है या तो इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत होगा। ये जो है आपका टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज ए 4 लेयर डायोड। इसमें से कौन सा डायोड 4 लेयर है? पीएन। ठीक है, 4 लेयर यहाँ पर क्या है? फोटो, जेनर, लाइट एमिटिंग, सॉकले। तो यहाँ पर आपका 4 लेयर डायोड है आपका सॉकले डायोड। ठीक है, इसका देखिए ये आ सकता है आपका क्या सिंबल। तो देखिए हम कैसे सिंबल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल कर दिए। ऐसे कलर भी किया हुआ रहता है, या कहीं पर भी आप लोग ऐसे भी नहीं देखेंगे, कलर भी नहीं किया हुआ रहता है। तो ऐसे आपका सिंबल हो गया एनोड एंड कैथोड, एनोड कैथोड। सो ये हो गया आपका सिंबल। तो पीएन 4 लेयर डिवाइस होता है और सॉकले डायोड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं लेकिन तभी भी करा देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए आपका 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस बोला है 9 हेनरी एंड 4 हेनरी, और उसके बाद बोला है कि respectively are coupled in such a way that the coefficient of coupling is 0.5, find the mutual inductance। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? m इक्वल्स टू k इंटू रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग शायद दिया है, क्या निकालने के लिए बोला है? हाँ, म्यूचुअल m निकालने के लिए बोला है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है आपका 0.5 और वो है 9 और 4। तो 0.5 इसको 9 इंटू 4 करेंगे तो 36, बाहर निकाल के आएगा तो 6, तो 5 6 30/10, तो 3 हेनरी। आंसर क्या होगा? 3 हेनरी। सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेस मोटर ड्रॉ कर रहा है 5.6 किलोवाट पावर। एक 3 फेस मोटर है, वो ड्रॉ कर रहा है 5.6 किलोवाट पावर व्हेन सब्जेक्टेड टू द अपैरेंट पावर। यहाँ पर दिया है 700। ठीक है, अपैरेंट पावर 700 दिया है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो सिंपल आप लोगों को पता है। देखिए, एक्टिव पावर दिया हुआ है, अपैरेंट पावर दिया हुआ है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? एज यू नो कि पावर फैक्टर क्या होता है? एक्टिव पावर अपॉन अपैरेंट पावर। तो cos फाइव, एक्टिव पावर कितना वैल्यू है? 5.6 किलोवाट, उसको वाट में करेंगे तो 5600 वाट, और अपैरेंट पावर कितना है? 7000। तो कितना होगा? 7 8 जा 7 10 जा 0.8 यहाँ पर पावर फैक्टर हो जाएगा। सिंपल। या तो P इक्वल टू वी आई cos फाइव करेंगे तो P के जगह आप बैठाएंगे 5600, वी आई वोल्ट एम्पियर ही तो बोला जाता है अपैरेंट पावर, तो वोल्ट एम्पियर के जगह पे आप बैठाएंगे 7000। तो ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल, जैसे आपका प्रैक्टिस रहेगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉथर्ड्स एमएमएफ मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। तो ये देखिए, रॉथर्ड्स एमएमएफ आपका यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 1.1 t एट ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यहाँ पर ईएमएफ निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं? देखिए, पूरा डिटेल्स नहीं जा रहा है क्योंकि ये तो आपका प्रीवियस है, तो आप लोगों को जानना जरूरत है। इसके बाद आप लोग खुद से पूरा
जैसे आपका प्रिपरेशन है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ई इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा, एल वी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 1.1, हाँ टेस्ला 1.1 इंटू लेंथ आपका यहाँ पर दिया है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकंड। ये लेंथ ये वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो लेंथ को भी हम लोग मीटर पर सेकंड में मीटर में ही कर लेंगे। तो 50 सेंटीमीटर तो क्या होगा 0.5 मीटर इंटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी दिया है आपका यहाँ पर 30, तो साइन 90 इंटू साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है तो साइन 90 होगा, तो क्या होता है साइन 90 आपका हो जाता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, ई का 16.5 वोल्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज 25 मेगावाट। यहाँ पर बोल रहा है कि एक पावर स्टेशन है, मैक्सिमम डिमांड कितना है 25 मेगावाट इफ द लोड फैक्टर इज 60% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50%, सो कैलकुलेट द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इजी है, लेकिन आपको कुछ फार्मूला याद रखने पड़ेगा तब आप कर पाएंगे। तो क्या क्या डाटा गिवन है पहले देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर बोल रहा है 25 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड 25 मेगावाट, ओके। नेक्स्ट है आपका लोड फैक्टर, लोड फैक्टर दिया है 60%, तो 0.6, और आपका यहाँ पर दिया है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पर दिया है आपका 0.5। सो आपको पूछ रहा है क्या, रिजर्व कैपेसिटी आरसी, रिजर्व कैपेसिटी यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि ये आपका डायरेक्टली आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ फार्मूला आपको यूज़ करने पड़ेगा, जो फार्मूला यूज़ होता है जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी, ये सब का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ज़रूर ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते क्या आपका फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो चलिए रेडी ले लेते। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी आपको निकालने के लिए यहाँ पर बोला है। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, आरसी, रिजर्व कैपेसिटी हम शॉर्ट लिख रहे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। रिजर्व कैपेसिटी होता है आपका प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप बैठाएंगे तो जरूर आपका आंसर निकल के आएगा। तो मैक्सिमम डिमांड में हम लोगों के पास है 25 मेगावाट, लेकिन प्लांट कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको प्लांट कैपेसिटी नहीं दिया है, कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पर दिया है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता ही है हर एक एग्जाम में, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो लोड फैक्टर का वैल्यू आपका दिया है 0.6 इंटू मैक्सिमम डिमांड आपका दिया है 25। तो यहाँ से आपका एवरेज लोड निकल जा रहा है। ये क्यों निकाले इसका रीज़न भी है। तो 25 6 150 डिवाइडेड बाई 10 तो 15, तो 15 आपका आ गया एवरेज लोड। तो एवरेज लोड तो यहाँ पर आप लोगों का निकल गया 15 मेगावाट, लेकिन एवरेज लोड निकालने के बाद हम लोगों को प्लांट कैपेसिटी तो नहीं मिला, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है लेकिन प्लांट कैपेसिटी नहीं मिला। तो प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, पीसी, या तो रेटेड प्लांट कैपेसिटी भी होता है। रेटेड प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो एवरेज लोड कितना है 15 मेगावाट डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है 0.5। तो क्या होता है 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, तो 15 टू 30 मेगावाट यहाँ पर आपका आ गया प्लांट कैपेसिटी। तो अब आ गया प्लांट कैपेसिटी, तो बाकी आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। तो प्लांट कैपेसिटी आपका कितना है 30 और मैक्सिमम डिमांड कितना है 25। तो आपका आंसर आ गया 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 मेगावाट, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर। इसमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में। हाई पावर फैक्टर, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्क्विरल केज रोटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसमें से कौन सा नहीं मिलता है, यहाँ पर आपका नहीं मिलता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में नहीं रहता है। ऑप्शन में डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेफेट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है जेफेट रिलेटेड। तो देखिए सब इनकरेक्ट, ऐसे कब कौन सा गलत है। और क्या क्या है, 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जेफेट, ट्रू है। हाई इनपुट इम्पीडेंस, ये भी ट्रू है। तीसरा है इट जनरेट लार्ज नॉइस एज कम्पेयर टू बीजेटी, ये जनरेट करता है लार्ज नॉइस कंपेयर टू बीजेटी। चौथा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, तो जेफेट को यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि इट जनरेट लार्ज नॉइस एज कंपेयर टू बीजेटी, ये नॉइस कम होता है, जेफेट में नॉइस कम होता है लेकिन बीजेटी में नॉइस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और बीजेटी आपका है बाइपोलर डिवाइस, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अमंग द गिवन ऑप्शन ओहम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डैश ओनली, तो ओहम लॉ किस में आपका एप्लीकेबल होता है, जार्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, कॉपर, तो ओहम लॉ ऑब्वियसली आपका किस में एप्लीकेबल होता है, कॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑसिलेटर, इसमें ये जो आपका ब्रिज यहाँ पर दिया है, हे ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, विंस ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, इसमें से कौन सा ब्रिज आपका एज ऑसिलेटर यूज होता है, तो सेम आपका ऑसिलेटर यूज होता है विंस ब्रिज, ठीक है। जैसे और भी ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है आपका, फिर हार्टले ऑसिलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट इज मोस्ट डोमिनेटली ऑब्जर्व्ड इन, तो स्किन इफेक्ट आपका सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है, मतलब इंफ्रारेड हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तो सबसे ज़्यादा आपका स्किन इफेक्ट होता है यहाँ पर इंडक्शन हीटिंग में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल वोल्टेज इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज 100 वोल्ट, तो यहाँ पर देखिए आरएमएस वैल्यू दिया है तो पीक आपको पूछ रहा है, तो ईजी है, क्या होता है आपका आरएमएस दिया है, पीक आपको पूछ रहा है, तो पीक वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल वोल्टेज इफ द एसी आपका साइनसोइडल वोल्टेज, तो मैक्सिमम वीएम क्या होता है, वीएम होता है आपका वीएम नहीं, वी आरएमएस ये आपका, हाँ आरएमएस वैल्यू तो सिग्नल, हाँ वी आरएमएस होता है आपका VM/√2, तो यहाँ पर पीक पूछ रहा है मतलब वीएम, तो वीएम पूछ रहा है, तो वी आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस आपका यहाँ पर है 100√2 होगा, तो 100√2 मतलब 141.4 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 141.2 यहाँ पर है 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट। देखिए ये हम इसलिए बोले कि वो जो आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर आपका दिया है पावर स्टेशन का 100 मेगावाट। इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% देन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन ए ईयर। तो यहाँ पर लोड फैक्टर आपका कितना दिया है 50% और मैक्सिमम डिमांड दिया है यहाँ पर 100 मेगावाट। तो देखिए हम पहले भी बताए थे कि लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या पूछा है, एनर्जी कितना जनरेट होता है हर पूरा साल में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो आपका प्लांट है टी टाइम से आपका चल रहा है, तो एवरेज लोड तो टी टाइम से अगर चल रहा है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, एवरेज लोड इंटू टी, ये भी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका, देखिए यहाँ पर लोड फैक्टर कितना दिया है, लोड फैक्टर देखिए, लोड फैक्टर यहाँ पर आपका दिया है 0.5 और आपका मैक्सिमम डिमांड 100 मेगावाट, तो 0.5, ठीक है। एवरेज लोड इंटू टाइम, तो एनर्जी आपका निकल जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट, तो वाट में करेंगे 10⁶, और टाइम जैसे आपका पूरा साल तो 365 डेज और हर एक दिन में 24 आवर, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो ई का वैल्यू आपका आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपका आंसर बोल रहे, ई का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा 4380 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन द गिवन नेटवर्क। तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है नेटवर्क, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इजी है। आप लोग सीरीज पैरेलल का काम अगर आता है तो इजीली सबको आता होगा, आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्या है, ये तीनों आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो 20 और 30 पैरेलल में है, अगर करेंगे तो डायरेक्टली कर रहे हैं 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 और 30 ऐड करेंगे तो 50, ठीक है। तो 0 0 गया, 5 6 30, तो 6 2 12 ओम, ठीक है। तो ये दोनों किए तो 12 ओम, तो फिर 60 के साथ 12 भी आपका है पैरेलल में, तो वो भी करेंगे तो 60 × 12 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। तो 12 1 से 12, 12 6 से 72, तो 6 से अगर 10 को काटेंगे तो फिर 10, ठीक है। तो कितना है 10 ओम। तो ये तीनों को हटा के मेरा फाइनली क्या आ गया 10 ओम।
तो 10 ओहम अगर आ गया तो 1 मिनट, तो ये तीनों रब हो जाएगा, ये तीनों अगर रब हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो एक ही मेरा यहाँ पर होगा 10 ओहम, ये तो चल गया खत्म, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 आपका सीरीज में आ गया, ये दोनों आपका सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आएगा तो 20, तो 80 और 20 आपका आ जाएगा पैरेलल में, तो 80 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 80 + 20, तो 0 दोनों काट देंगे, तो 16 ओहम मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला है लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वोल्टेज VAB इन द गिवन सर्किट। तो देखिए ये जो आपका सर्किट दिया है यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोल रहा है VAB। तो सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादातर सिंपल आप लोग प्लस माइनस करके भी निकाल सकेंगे। तो देखिए क्या है, -1 फिर +3 फिर +5 इक्वल्स टू क्या, VAB निकालने के लिए बोला है। तो 5 और 3 8, -1 + 8 इक्वल्स टू VAB। तो VAB का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 से 8 अगर माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर आपका 7, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 वोल्ट। क्लियर? तो आज का जितना भी क्वेश्चन था, मतलब 30 क्वेश्चन आज का भी कंप्लीट हो चुका है, 30 कंप्लीट हो चुका है और बचा हुआ है 50 क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 एक में दे देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर 2 वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका पूरा ओवरऑल देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, तो वो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि ये ओनली फॉर NHPC के लिए आपका हेल्पफुल होगा, वो किसी भी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपका बदल नहीं जाएगा कोई अलग अलग एग्जाम देंगे तो। हाँ, सिलेबस बदल सकता है, किसी एग्जाम में आपका 100 आता है, किसी एग्जाम में 200 आएगा, किसी एग्जाम में 150 आएगा, किसी एग्जाम में 50 का टेक्निकल आएगा, लेकिन सिलेबस मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और जो आपका मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रणोय ऑफिशियल, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है आराम से जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होता है, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।